Okay, so in this question, the given thing is one string is clamped at the both end, मतलब दोनों तरफ से एक स्ट्रिंग को बांध रखा है और जो भी क्वांटिटीज इस इक्वेशन में लिखी गई हैं वो सारी मीटर और सेकंड्स में है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1.5 एंड मास इज 3 into 10 to power minus 2. डज द फंक्शन रिप्रेजेंट ट्रेवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव? तो आंसर है ये एक स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। क्वेश्चन में आपको गिवन है 0.06 साइन 2/3 x and cos 120 pi t. This is the equation which is given in the question. अब इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे स्टेशनरी वेव की इक्वेशन से। जो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन होती है वो ऐसी होती है y इज इक्वल टू साइन y इज इक्वल टू 2a साइन kx cos ओमेगा t। ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। तो देख लो अब कंपैरिजन करके, ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन में क्या आता है? ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन में आता है y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 या प्लस, यहाँ पे प्लस भी लिखा हो सकता है। एनीवेज ये जो इक्वेशन है ये किसकी है? ये ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है। और ये जो इक्वेशन है ये किसकी है? ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो इक्वेशन है वो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है, क्योंकि ट्रेवलिंग वेव में kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 या kx प्लस ओमेगा टी प्लस 5 है। तो इसमें ऐसी कोई टर्म हमें दिखाई नहीं दे रही। सो दिस इज, तो इसका मैं फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूँ। फर्स्ट जो है ए पार्ट है। सो दिस इक्वेशन इज ऑफ ए स्टेशनरी वेव। इज ऑफ ए स्टेशनरी वेव। तो ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। ओके, अब इसके बाद बोल रहा है कि इंटरप्रेट द वेव एज ए सुपरपोजिशन ऑफ टू ट्रैवलिंग वेव्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। व्हाट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ ईच वेव? ओके, तो सबसे पहले इसने बोला कि आप ये इंटरप्रेट करके बताइए, ये कैलकुलेट करके बताइए कि सुपरपोजिशन जो है दो ट्रैवलिंग वेव का वो एक स्टेशनरी वेव की इक्वेशन देता है। तो ट्रैवलिंग वेव की क्या इक्वेशंस होती हैं? क्वेश्चन में जो गिवन है वो मैं क्वांटिटीज पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि ये स्ट्रिंग है और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ आपको गिवन है। स्ट्रिंग को दोनों साइड से फिक्स कर रखे, ये दो एंड से इसको क्या कर रखा है? फिक्स कर रखा है स्ट्रिंग को। और इसकी लेंथ आपको गिवन है। जो लेंथ है वो आपको बता रखी है, दिस लेंथ, दिस इज गिवन 1.5 मीटर। ये लेंथ आपको गिवन है 1.5 मीटर। ओके, इसके बाद में इसका मास गिवन है, पूरी स्ट्रिंग का मास गिवन है। दिस मास इज गिवन एज कैपिटल एम, इसको कैपिटल एम लिख देते हैं, 3 into 10 to the power minus 2 किलोग्राम। पूरी वायर का मास दे रखा है। तो मास पर यूनिट लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल मास ऑफ द वायर डिवाइड बाय लेंथ। टोटल मास है 3 into 10 to the power minus 2 और लेंथ है 1.5। सो दिस विल बी 2 into 10 to the power minus 2 किलोग्राम पर मीटर। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। ये हमने मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर ली इसकी। इसके अलावा ये बोल रहा है कि दो ट्रैवलिंग वेव से एक स्टेशनरी वेव बनेगी। वो तो हमें पता है कि ये जो स्ट्रिंग है जब इसको हम लोग प्लग करेंगे तो प्लग करने पर इसमें एक वेव प्रोड्यूस होगी, वो एक ट्रैवलिंग वेव होगी। और वो ट्रैवलिंग वेव किस तरफ जाएगी? तो आंसर है वो ट्रैवलिंग वेव लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। दूसरी जो वेव है वो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, और जब एक फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो ट्रफ जो होता है वो क्रस्ट में बदल जाएगा। तो दूसरी वेव यहाँ से ये प्रोड्यूस होगी, जिसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। सो दिस इज द सेकेंड वेव विच इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये दूसरी वेव है जो माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। और इन दोनों के सुपर पोजिशन से क्या होगा? इस स्ट्रिंग में एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी। स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि दो ट्रेवलिंग वेव जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं और सुपर इम्पोज करती हैं, तो उनके सुपर पोजिशन से जो वेव प्रोड्यूस होती है दैट इज स्टेशनरी वेव। ओके, अब मैं इनकी इक्वेशंस लिखता हूँ। पहले उस वेव की इक्वेशन लिखता हूँ जो प्लस एक्स डायरेक्शन में चलती है। So here we will write for the plus x direction. Plus x direction के लिए लिखेंगे y is equal to sin kx
प्लस ओमेगा टी, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, बुक में ये गिवन है तो हम उसी तरह से इसको लिख लेते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये प्लस एक्स डायरेक्शन की वेव है। माइनस एक्स डायरेक्शन में जो वेव चलती है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू, अब इसमें माइनस ए लिखूंगा मैं। माइनस ए क्यों लिखूंगा? क्योंकि पहले अगर ट्रफ पहुंचता है तो दूसरी तरफ से क्रस्ट लौट करके आएगा, और अगर फर्स्ट वेव का क्रस्ट पहुंचेगा तो ट्रफ बन करके आएगा। तो अगर प्लस से जाएगा तो माइनस से हो जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव जो है, तो दूसरी वेव को लिखेंगे ओमेगा टी प्लस के एक्स। माइनस एक्स डायरेक्शन में जो वेव चलती है, मतलब कि राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में जो वेव चलती है वो माइनस एक्स डायरेक्शन होती है, और माइनस एक्स डायरेक्शन के लिए ये इक्वेशन लिखी जाती है जिसमें प्लस आता है। सो दीज आर द टू इक्वेशंस विच आर रिप्रेजेंटिंग द ट्रेवलिंग वेव। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। So now we are applying the superposition principle. So as per the superposition principle, y is equal to y1 plus y2. तो इनको हम लोग क्या कर देंगे, ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, और प्रिंसिपल अप्लाई करने पर इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। जब आप इनकी वैल्यूज को पुट करोगे, सो दिस विल बी y इज इक्वल टू सॉरी, y1 की वैल्यू क्या है, ये y1 है और ये y2 है। y1 है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, और वो है माइनस ए, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करने वाला हूँ, वो फॉर्मूलाज मैं यहाँ लिख रहा हूँ। साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और दूसरा फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी में बस बीच में प्लस आ जाएगा, फॉर्मूला होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये दो फॉर्मूला इसमें अप्लाई करने वाला। और ओमेगा टी माइनस जो के एक्स है, ये ओमेगा टी ए है, के एक्स क्या है बी, इसमें ओमेगा टी ए के एक्स बी। तो इस तरह से हम इसको फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। ए इसमें से कॉमन आ रहा है, इसको इरेज करते हैं यहाँ से। ए इसमें से कॉमन है, तो जो कॉमन क्वांटिटीज है उनको लिख लेते हैं। सो नेक्स्ट इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू a, कॉमन आ गया, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, साइन b इज kx। ओके, और फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखा, इसके बाद में क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है उसको करते हैं। अभी मैं इसको ब्रैकेट में ही लिखूंगा, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। सो दिस विल बी वाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी कोस के एक्स माइनस कोस ओमेगा टी साइन के एक्स, माइनस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाली टर्म भी माइनस हो जाएगी, साइन ओमेगा टी कोस के एक्स। बेसिकली ये सुपरपोजिशन है दो ट्रेवलिंग वेव का। आपकी एनसीईआरटी बुक में जब ये चैप्टर चल रहा था तो रनिंग चैप्टर में इस तरह की इक्वेशंस की कैलकुलेशन कुछ नहीं दे रखी है, स्टेशनरी वेव की कैलकुलेशन नहीं दे रखी है, लेकिन ये कैलकुलेशन अब आपसे पूछी जा रही है इन न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो अल्टीमेटली ये आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में लिखनी है, ताकि ये वाला जो डेरिवेशन है ये भी आपके नोट्स में आ जाए। ओके, तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो आंसर है कि ये वाला साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी के एक्स साइन ओमेगा टी के एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। और क्या क्या ऐड हो जाएंगे, ये वाली टर्म भी माइनस की है, ये वाली टर्म भी माइनस की है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट आई एम राइटिंग हियर y इज इक्वल टू a माइनस 2 कोस ओमेगा टी साइन के एक्स। साइन के एक्स को पहले लिख देते हैं, कोस ओमेगा टी को बाद में लिख देते हैं, और ये 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं a से। सो द इक्वेशन विल बी माइनस 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी।
सो दिस इज द इक्वेशन। ये देखो ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन आ गई है। सो दिस इज थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन है। अब आपको कंपैरिजन करना है, देख लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। तो ये तीनों इक्वेशंस का जब आप कंपैरिजन करोगे तो तीनों इक्वेशन आपको एक जैसी दिखाई देंगी। these three equations these three equations, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन लास्ट वाली। तो ये जो तीन इक्वेशंस हैं these all are same representing the stationary wave। ये सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टेशनरी वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगर पूछ रहा है कि ये स्टेशनरी वेव की आपने इक्वेशन बना ली है तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड बताइए। तो उसके लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का कंपैरिजन करना पड़ेगा। वेवलेंथ बतानी है, फ्रीक्वेंसी बतानी है और स्पीड बतानी है। ओके, तो यहाँ पर मैं दोबारा से लिखता हूँ इक्वेशंस को। एक इक्वेशन तो हमारे पास है y इज इक्वल टू 0.06 साइन 2/3x एंड कोस 120πt, ये इक्वेशंस है। तो इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन कर लो। अच्छा, इस इक्वेशन को भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, -2a साइन के की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2π/लैम्डा लिख सकते हैं, दिस इज द वेव नंबर। एंड कोस ओमेगा, ओमेगा की जगह पे लिख सकते हैं 2π न्यू टी। तो ये दो इक्वेशन जो ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रही है, इन दो इक्वेशंस का आपको कंपैरिजन करना है, इन दो इक्वेशंस का। तो कंपैरिजन करते हैं। इस इक्वेशन में लिखा हुआ है 2/3x, इस इक्वेशन में लिखा हुआ है 2π/λx। तो इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। सो दिस विल बी 2/3x इज इक्वल टू 2π/λx। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें से? तो आंसर है इसमें से ये कैंसिल हो जाएंगे, दिस वन x से x कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और जो पाई है लैम्डा को इधर भेज देंगे, 3 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू दिस विल बी 3π। ये इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। इसमें कुछ क्वांटिटी मिसिंग है क्वेश्चन में, आई थिंक यहाँ पर 2π आएगा। हियर इट इज 2π/3, यहाँ पे ये 2π आएगा, ये क्वेश्चन में मिसिंग है इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐड कर देते हैं 2π। हियर दिस इज 2π। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसको पाई को भी कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर पाई आएगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। सो द इक्वेशन विल बी लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन में क्या बचा? यहाँ पर मैं इसको क्लियर कट लिख देता हूँ आपको ताकि समझ आ जाए। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी 1/3, इधर 1/3 बचेगा, इधर 1/λ, रेसिप्रोकल करेंगे, सो दिस विल बी 3 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछी गई थी वेवलेंथ, ये आ गई वेवलेंथ। इसके बाद बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 2π न्यू और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2π न्यू और यहाँ लिखा हुआ है 120π। 2π न्यू टी और 120π टी। तो यहाँ पर क्लियर कट आपको दिख रहा है 2π न्यू इज इक्वल टू 120π। अब जो जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 120 कैंसिल होगा, 60 आएगा। सो फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 60 हर्ट्ज। और क्या पूछा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में और पूछा गया है, एक तो वेवलेंथ, ये वेवलेंथ हमने कैलकुलेट कर दी, फिर फ्रीक्वेंसी पूछा, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दी, अब स्पीड पूछी जा रही है। तो इसमें जो ट्रैवलिंग वेव मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, उनकी क्या स्पीड होगी? तो उसकी स्पीड बताने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी है 60, वेवलेंथ है 3, सो द स्पीड इज 180। सो द स्पीड इज 180 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो ट्रैवलिंग वेव इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होंगी, जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, एक तो इंसिडेंट होगी और दूसरी रिफ्लेक्टेड होगी, और ये दोनों 180 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करेंगी स्ट्रिंग के अंदर। ओके, अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है, वो भी कैलकुलेट कर देते हैं। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन कैलकुलेट करनी है भाई। टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू √T/m। T इज द टेंशन क्रिएटेड इन द स्ट्रिंग एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, सो दिस विल बी v² इज इक्वल टू T/m। तो यहां से टेंशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहां से टेंशन का फॉर्मूला बनेगा v² इंटू m। सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज टू कैलकुलेट द टेंशन
इन द स्ट्रिंग v स्क्वायर, v कितना है 180, तो 180 का स्क्वायर कर देंगे। जो ट्रेवलिंग वेव है वो 180 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है स्ट्रिंग के अंदर, अभी कैलकुलेट किया था हमने। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ देखो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ लिखा था, ये लिखा हुआ, हियर इट इज रिटन मास पर यूनिट लेंथ, ये कैलकुलेट करके बताया था मैंने आपको 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इसको स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर होता है 324, और 324 और 2 जीरो आ जाएंगे आगे, ये 2 आ जाएगा इनटू में 10 टू द पावर माइनस, ये 10 टू द पावर माइनस 2, 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो का मतलब है 10 टू द पावर 2, और ये है 10 टू द पावर माइनस 2 कैंसिल। इसके बाद में क्या बचा, अब यहाँ पे रह गया 324 इंटू 2, सो दिस इज 648 न्यूटन। तो ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे लगाई गई थी 1.5 मीटर लेंथ की, उसमें कितनी टेंशन क्रिएट की गई है, 648 न्यूटन की टेंशन क्रिएट की गई है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 11th क्वेश्चन, ये 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देखिए जो 12th क्वेश्चन है वो 11th क्वेश्चन की इक्वेशन से ही सॉल्व होगा। इसमें बोला जा रहा है कि वही सेम स्ट्रिंग है जो ऑसिलेट कर रही है, आपको कुछ वैल्यूज बतानी है उसके लिए। सबसे पहले डू ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑसिलेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी, क्या सारे पॉइंट सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे। तो देखिए ये जो स्ट्रिंग थी आपको डायग्राम में मैंने दिखाया था, जो स्ट्रिंग है वो कितनी लेंथ की है, दिस इज ऑफ 1.5 मीटर लेंथ, इस पॉइंट से टाई है, इस पॉइंट से इसको बाउंड कर रखा है, और इसमें जो टेंशन क्रिएट कर रखी है वो टेंशन मैंने आपको बताया था 648 न्यूटन, अभी कैलकुलेट की थी हमने, 648 न्यूटन की टेंशन है। और मास पर यूनिट लेंथ कितनी थी, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 किलोग्राम पर मीटर, दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ। अब इस वायर को प्लग करते हैं तो इसमें कुछ वेव्स बनती हैं जो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, दूसरी वेव जो है वो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, और इनके सुपर पोजिशन से स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है। और वो स्टेशनरी वेव जो बनेगी वो इस तरह की वेव होगी, देखो ऐसा ऑसिलेट करेगी टू पार्ट्स में, यहाँ पर ये नोड है और ये नोड है, ये फिक्स पॉइंट है इसके, और ये वेव इस तरह से ऑसिलेट करेगी, ये वायर ऐसा ऑसिलेट करेगी अपनी मीन पोजीशन से। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला पॉइंट शो करेगा, बिल्कुल सेंटर वाला, ये वाला पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, तो ये एंटी नोड है, इसको क्या बोला जाएगा, एंटी नोड। तो ये वायर जब ऑसिलेट करेगी तो उस समय पे दो नोड होंगे, एक एंटी नोड होगा, ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अब इस केस में पूछा जा रहा है डू ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑसिलेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी, क्या सारे पॉइंट सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे, तो आंसर है नो। जो नोड्स होंगे, ऑल पार्टिकल्स या ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट नोड्स, नोड्स को छोड़ दो बस, एक्सेप्ट नोड्स वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी दैट इज 60 हर्ट्ज। अभी कैलकुलेट की थी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की वेव्स इसमें प्रोड्यूस होती है। तो अगर ये वाला पार्टिकल 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है टू एंड फ्रो, तो ये वाला पार्टिकल भी 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से करेगा, ये भी 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से, और इसके नेक्स्ट वाला जो पार्टिकल दिख रहा है बिल्कुल सेंटर में, वो भी 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। तो नोड्स वाले जो पॉइंट है वो फिक्स है, उन दो नोड्स के पॉइंट को छोड़ दीजिए, ये जो फिक्स पॉइंट है इन दो फिक्स पॉइंट को छोड़ दीजिए, बाकी सब पॉइंट वाइब्रेट करेंगे सेम फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि फिक्स पॉइंट जो है वो तो मूव नहीं करेंगे। सेकंड फेज, क्या सबका फेज सेम होगा, फेज में भी यही बोला जाएगा, किनको छोड़ना है, एक्सेप्ट नोड्स, क्योंकि जो नोड्स होती हैं उनका फेज क्या रहता है, उनका फेज जीरो ही रहेगा, वो ऑसिलेट ही नहीं करेंगे। लेकिन बाकी सब पार्टिकल का फेज सेम चलेगा। जैसे कि ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये ऑसिलेट करते हुए π/2 फेज पर आएगा, और बीच वाला जो पार्टिकल आपको दिख रहा है एंटी नोड वाला, ये भी π/2 पर आएगा, ये पार्टिकल भी π/2 पर आएगा, फिर वापस सारे मीन पोजीशन पे पहुंचेंगे एक साथ। तो स्टेशनरी वेव में यही तो हमने डिस्कस किया था कि सभी पार्टिकल मीन पोजीशन से एक साथ ऊपर उठते हैं और सभी पार्टिकल मीन पोजीशन पर एक साथ पहुंचते हैं, तो सबका फेज कैसा चलेगा, सबका फेज सेम चलेगा। एम्पलीट्यूड सेम है क्या, आंसर है नो, एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या करेगा, एम्पलीट्यूड वेरीज, ये वेरी करेगा पार्टिकल टू पार्टिकल, इट वेरीज पार्टिकल टू पार्टिकल। जैसे कि एंटी नोड वाला पार्टिकल देखो, एंटी नोड वाला जो पार्टिकल है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और वो एम्पलीट्यूड हम लोग किससे लिख सकते हैं, वो एम्पलीट्यूड इसमें दे रखा है 0.06,
इससे पहले वाली क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन को देखना पड़ेगा हमें, ये वाली इक्वेशन, दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? यहाँ पर 2 पाई/3 है, ये इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो अब इस इक्वेशन में ये एम्पलीट्यूड होगा 0.06, सो दिस इज द एम्पलीट्यूड। ओके तो बिल्कुल सेंटर में जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है? वो जो एम्पलीट्यूड है वो है 0.06 मीटर। कौन से वाला? एंटी नोड वाला। तो एंटी नोड वाले का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहेगा, सो दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। और मिनिमम एम्पलीट्यूड किसका होगा? मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा नोड का, 0 मीटर। वो पार्टिकल तो मूव ही नहीं करेगा। ये वाले नोड वाले जो पार्टिकल्स हैं ये तो क्या नहीं करेंगे, ये तो मूव ही नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे आप नोड से एंटी नोड की तरफ जाओगे वैसे वैसे क्या इंक्रीज होता जाएगा? एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ मिलेगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा एंटी नोड पे, बिल्कुल सेंटर वाले पार्टिकल पे। तो सेंटर वाला जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाता है मीन पोजीशन से। ओके तो सबके एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब लास्ट आपको एक कंडीशन बता रखी है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट 0.375 मीटर अवे फ्रॉम वन। ये वाला, ये लास्ट वाला क्वेश्चन को देख रहे हैं, 0.375 मीटर। अब देखो 0.7375 मीटर का एक पार्टिकल लेते हैं, जैसे कि पूरी डिस्टेंस तो कितनी है? पूरी तो 1.5 मीटर है। अब इसके एक एंड से हम चले इस तरफ, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 0.375 मीटर। ये 0.375 मीटर है। और इस पर ये जो पार्टिकल है ये अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर जाएगा, इसका आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाना है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे शो कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट शो करने के लिए इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, y इज इक्वल टू 0.06 साइन 2/3 पाई x एंड cos 120 पाई t। ओके हम लोग t इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। t इज इक्वल टू 0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि लास्ट में जो पीरियोडिक फंक्शन है ना वो कॉस फंक्शन दे रखा है। इसका मतलब इक्वेशन कहां से शुरू होगी? इक्वेशन 0 से स्टार्ट होगी या इक्वेशन +1 से स्टार्ट होगी? तो कॉस वाली इक्वेशन है, ये साइन वेव है और ये कॉस वेव है। तो कॉस वेव यहाँ से स्टार्ट होती है मैक्सिमम, मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होती है। तो साइन वाली जो है वो तो 0 से स्टार्ट होती है, ये कहां से स्टार्ट होता है? ये π/2 से स्टार्ट होता है, मतलब कि +1 से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर कॉस इक्वेशन लिखी गई है, तो उसके बेसिस पर हम लोग ये मानेंगे कि जो वेव है उसका ऑसिलेशन कहाँ से बताया जा रहा है। जैसे ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है कि पार्टिकल यहाँ से वाइब्रेट करना शुरू करता है, मीन पोजीशन की तरफ जाता है, फिर मीन पोजीशन से दूसरी तरफ निकल जाता है, फिर वापस आता है, फिर वापस इस पोजीशन पे आ जाता है, ऐसा। तो ये जो स्ट्रिंग आपको दे रखी है जो दो एंड से फिक्स कर रखी है, इसमें ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल क्या करेगा? ये ऊपर की तरफ ऐसा वाइब्रेट करेगा फिर नीचे। और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या बता रखा है? ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 होगा। कॉस इक्वेशन के बेस पर बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम ये एक्सट्रीम पोजीशन जो है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है वेव प्रोड्यूस होनी। तो यहाँ पर अगर स्टार्टिंग हो रही है तो t इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 0.06 साइन 2/3 पाई। x की वैल्यू क्या गिवन है? x आपको दिया गया है 0.375 मीटर। तो इतनी डिस्टेंस का जो पार्टिकल है उसी का तो डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। तो x की जगह पे क्या लिख देंगे? 0.375। और इसके बाद में cos 120 पाई और t की जगह पे क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। तो ये तो cos 0 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 0.06 साइन, ये कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल होकर के 0.125 हो जाता है। सो दिस विल बी 2 पाई इंटू 0.125 एंड दिस इज cos 0 डिग्री। दिस इज cos 0, ये cos 0 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 0.06 साइन 2 इंटू 0.125, 2 इंटू 0.125 करोगे तो ये आ जाएगा 0.25, 0.25 पाई एंड cos 0 इज 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी 0.06 साइन 0.25 को क्या लिख सकते हैं? 0.25 को लिख सकते हैं 1/4। सो दिस विल बी π/4। 0.25 को लिख दिया 1/4, सो दिस इज π/4 और cos 0 की वैल्यू 1 लिख दी थी। साइन π/4 क्या होता है? 0.06 साइन π/4 होता है 1/√2। 1/√2 कितना होता है? 0.707।
1/√2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 1 के डिवाइड में अगर आप इसको लिखोगे तो ये आता है 0.707, सो दिस इज 0.707। डायरेक्टली याद रख सकते हैं आप इसको, कैलकुलेशंस में काम आती हैं ये चीजें। तो 1/√2 को लिखेंगे 0.707, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 0.04242 मीटर। दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर है। तो जो पार्टिकल 3.375 मीटर की डिस्टेंस पर होगा, ये वाला पार्टिकल, तो ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा? 0.042। तो मीन पोजीशन से ये 0.042 मीटर की डिस्टेंस तक जा सकता है मैक्सिमम। तो इस तरह से हम किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं अगर हमें इसकी इक्वेशन पता है तो। बस वैल्यूज ही तो पुट करनी है, सॉल्व ही तो, ये सिंप्लीफाई किए इसको। So this is the question. Given below, some functions of x and t represent displacement of transverse or longitudinal on elastic wave. State which of these represent a traveling wave, a stationary wave or none at all. इसमें ये जो इक्वेशंस दे रखी हैं, इन इक्वेशंस को आपको डिस्कस करना है कि ये ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है या स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे ये किसकी इक्वेशन है? ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसको हम लोग कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू कोस kx साइन ओमेगा t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। देखो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे साइन kx भी लिखा जा सकता है और यहाँ पे कोस ओमेगा t भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये पीरियोडिक फंक्शन है, दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन को बताएंगे, तो दोनों इक्वेशंस को आप साइन और कोस की टर्म्स में आगे पीछे करके लिख सकते हैं। बस उसमें ये डिफरेंस रहेगा कि एक वेव तो 0 से स्टार्ट होगी और एक वेव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से, मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगी। ओके, तो ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है पहली। सेकंड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। सेकंड में आएगा नन। ना तो ये स्टेशनरी वेव है और ना ये ट्रेवलिंग वेव है, तो ये कोई भी इक्वेशन नहीं बताएगी, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? इसमें पीरियोडिक फंक्शन एब्सेंट है। बिना पीरियोडिक फंक्शन के रिपीटेशन को नहीं बताया जा सकता, और रिपीटेशन को अगर नहीं बताया जा सकता तो वेव को भी वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि वेव में तो क्या होगा? रेपिटेशन होगा ना, रिपीट होगी वेव बार बार, कितने फेज के बाद में? 2 पाई फेज के बाद में। तो एक वेव जैसे ये कंप्लीट हुई, यहाँ से यहाँ तक का फेज 2 पाई है, फिर दूसरी वेव यहाँ कंप्लीट होगी, फिर 2 पाई फेज के बाद फिर से ये रिपीट होगी। तो रिपीटेशन को दिखाने के लिए आपको साइन और कॉस फंक्शंस का यूज करना पड़ता है, और इस इक्वेशन में दोनों ही नहीं दिख रहे हैं। अगर दोनों ही नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या नहीं है? ये वेव इक्वेशन नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन एब्सेंट, इसमें पीरियोडिक फंक्शन एब्सेंट है। नेक्स्ट थर्ड वाला डिस्कस करते हैं। थर्ड वाले केस में ये जो है ये ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है, लेकिन ये सिंपल ट्रेवलिंग वेव नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स ट्रेवलिंग वेव है। इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, और प्लस में लिखा गया है कोस kx माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे a आएगा एम्पलीट्यूड। तो ये ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है? ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है। और ये कॉम्प्लेक्स ट्रेवलिंग वेव है, ये इस तरह की कुछ ट्रेवलिंग वेव होगी, ऐसा इस तरह से आगे बढ़ेगी फिर अचानक से नीचे आएगी। तो मतलब कि क्लियर कट ऐसा डायग्राम नहीं आएगा, साइनोसॉइडल वेव नहीं आएगी इसमें, लेकिन होगी वेव ही। तो ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है लास्ट वाला जो डी है, दिस इक्वेशन इज ऑफ स्टेशनरी वेव, दिस इक्वेशन इज ऑफ स्टेशनरी वेव, ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। और कितनी स्टेशनरी वेव्स इसमें दिख रही हैं? तो आंसर है ये 2 स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है, 2 स्टेशनरी वेव्स, 2 स्टेशनरी वेव। और अभी हमने पढ़ा था, या आप इसको बोल सकते हैं सुपर पोजिशन ऑफ स्टेशनरी वेव। 2 स्टेशनरी वेव से ज्यादा अच्छा ये रहेगा, सुपर पोजिशन ऑफ 2 traveling wave, that is this equation is of stationary wave. ओके, इसके बाद में हम लोग लिखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ 2 स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव का सुपरपोजिशन है, जैसे कि अभी हमने एक इक्वेशन कैलकुलेट की थी, वो इक्वेशन आ रही थी यहाँ पे
y इज इक्वल टू सुपर पोजिशन दिखाया था ना अभी हमने, a साइन kx माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे आ रहा था माइनस ए साइन kx प्लस ओमेगा टी। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, तो ये सुपर पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो दो वेव का यहाँ पे सुपर पोजिशन किया गया, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अभी हमने 11th क्वेश्चन में डिस्कस किया था इसको, ये डेरिवेशन को। तो ये एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है, ये एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है, और दोनों का क्या हो रहा है, दोनों का सुपर पोजिशन हो रहा है। उसके सुपर पोजिशन से क्या बनेगी, एक स्टेशनरी वेव की इक्वेशन बनेगी। तो लास्ट वाली स्टेशनरी वेव का सुपर पोजिशन है। ओके, a wire is stretched between two rigid supports, vibrates its fundamental mode with a frequency of 45 kilohertz. The mass of the wire is 3.5 into 10 to the power minus 2, and its linear mass density is 4 into 10 to the power minus 2 किलोग्राम पर मीटर। ये लीनियर डेंसिटी दे रखी है, मास डेंसिटी। ओके, अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। सबसे पहले इसने बोला कि दो रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, दो रिजिड सपोर्ट बना देते हैं, इसके बीच में एक स्ट्रिंग लगी हुई है, स्ट्रिंग की लेंथ आपको बता नहीं रखी है, तो लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। लेंथ को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास मेथड है। इसको हम लोग एल से लिखते हैं, और ये एल कितना आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा और इसका फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 45 हर्ट्ज, इसमें जो वेव प्रोड्यूस होगी वो 45 हर्ट्ज की होगी, और पूरी जो स्ट्रिंग है उसका मास गिवन है 3